नमस्कार, स्वागत है आपका। आज महाराष्ट्र में आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में 9,771 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 9,771 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 10,353 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 60,61,60,61,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 58,19,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। फिलहाल 1,16,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी कि एक्टिव केस की संख्या है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट की बढ़ती हुई चिंता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रतिबंध और कोरोना काल के नियमों को और कड़े कर दिए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रत्नागिरी और जलगांव जिले में पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में पहले जो 21 मरीज पाए गए थे उनमें से एक 80 साल के बुजुर्ग महिला की रत्नागिरी में मौत हो गई थी। मुंबई महानगर पालिका ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि फिर एक बार टीकाकरण की मुहिम को ब्रेक लगाया जाएगा। मुंबई में वैक्सीनेशन बंद है। एक बार फिर से मुंबईकरों को वैक्सीन की कमी के संकट की वजह से वैक्सीन नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन सेंटर और उनके कार्यक्रम के बारे में जो भी नई सूचना होगी वो आगे दी जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा सितंबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच बीएमसी ने उससे निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने सर्वे में दावा किया है कि मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं होगा। सर्वे के मुताबिक मुंबई में अब तक 80% लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। इन लोगों में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है। इसके कारण कोरोना की तीसरी लहर का मुंबई में बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। सर्वे में कहा गया है कि जो लोग पिछले साल पहली लहर के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए थे वे एंटीबॉडी के घटते स्तर के कारण फिर से कमजोर हो सकते हैं। दोबारा संक्रमित होने के मामले की जांच और निगरानी करने से अधिकारियों को संभावित तीसरी लहर से कुशलता से निपटने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजन की नली नाक में डाली वाली करे वाली। मुंबई में कांग्रेस में असहमति के सुर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी पार्टी के मौजूदा कल्चर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब पार्टी की कार्यशैली में काफी बदलाव आ गया है। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस की जो परंपरा डिबेट करने और संवाद करने के लिए सेशन करने की थी अब वो खत्म हो चुकी है। मैं इसके लिए काफी दुखी हूं। आत्मचिंतन के लिए बैठक होना जरूरी है। हमारी नीतियां गलत हो सकती हैं लेकिन हम उसे सही कर सकते हैं। ऐसे सेशंस की जरूरत है। यही नहीं, खुद के किनारे लगाए जाने का भी दर्द उन्होंने जाहिर किया है। मुंबई में 8 साल से अधिक एक ही आयुक्तालय में काम कर चुके पुलिस अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस लिस्ट में 727 अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन कोविड का संक्रमण, आने वाले त्यौहार, मुंबई महापालिका के चुनाव और मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए अगले 6 महीने तक इन अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर्स पर रोक लगाने का फैसला पुलिस स्थापना मंडल ने किया है। दहिसर में बुधवार की सुबह 3 बदमाशों ने ओम साईं ज्वेलर्स के मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और लूटपाट की। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक और भी कुछ लोग की गिरफ्तारी हो सकती है।
जो इस हमले और हत्या की वारदात के मास्टरमाइंड हैं। आपको बता दें कि लूट की नीयत से तीनों आरोपी एक स्कूटी पर सवार होकर ज्वेलरी शॉप तक पहुंचे थे। दुकान के मालिक शैलेंद्र पांडे की गोली मारने के बाद 2 बड़े बैग में ज्वेलरी भरकर फरार हो गए। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और विधान परिषद के सदस्य गोपीचंद पडलकर की गाड़ी पर बुधवार शाम सोलापुर में पत्थरों से हमला किया गया। बता दें, बुधवार को ही गोपीचंद पडलकर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की काफी आलोचना की थी। बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर का आरोप है कि वो एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अपनी कार से सोलापुर की माते बस्ती जा रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर हमला किया। किसी ने उनकी कार पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका, जिसकी वजह से कार का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि उन्हें इस घटना में चोट नहीं आई है। वहीं हमलावर इस घटना के बाद फरार हो गए। जालना में अपने काफिले पर हुए हमले के पीछे बीजेपी विधान परिषद के विधायक गोपीचंद पडलकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस का हाथ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला राष्ट्रवादी कांग्रेस ने करवाया है। गोपीचंद पडलकर जिन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर हमला किया गया। और इस मामले को लेकर गोपीचंद पडलकर ने एनसीपी पर आरोप लगाए हैं कि उन पर हमला एनसीपी ने किया है। मेरी कुछ मांग नहीं है। मैं कल भी प्रोग्राम में था। ये हल्ला होने के बाद भी मैं कुछ मीटिंग को गया था। मीटिंग में मैं प्रेजेंट था। मैं अभी महाराष्ट्र में आज ही घूम रहा हूँ। आज मैं मेरे नज़दीकी है अशोक पडलकर सर, उनकी बेटी की शादी जालना में थी, इसलिए मैं इधर आया हूँ। मेरी कुछ मांग नहीं है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स पर नजर आ रहा है। मुंबई जैसे शहर में भाड़ा नहीं मिलने की वजह से ट्रक टर्मिनल्स पर खड़े नजर आ रहे हैं। डीजल 96 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 106 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुकी है। यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर महंगाई की मार काफी तेज नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें 106 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इस पर भी भारी संख्या में जो है असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार के जो महाविकास आघाड़ी है ये बार बार हर 10 दिन में 15 दिन में इस बढ़ती कीमतों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन इस आंदोलन का केंद्र सरकार पे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कीमतें कम होने का नाम नहीं ले। ऐसे एक तो पहले से ही 17-18 महीनों से कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के साथ ही पूरा देश, पूरी दुनिया जो है परेशानी में है, और ऐसे में इस बढ़ती कीमतों की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इस पर भी भारी असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो बढ़ते जा रहा है। ट्रक्स जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में जो ट्रक्स है यहाँ पर पार्क किए हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वजह से इनको जिस हिसाब से पहले भाड़े मिलते थे उस हिसाब से आजकल उनको भाड़े मिल नहीं पा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए गए आंदोलन के चलते इस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को राहत के लिए क्या केंद्र सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए कोई आगे का कदम उठाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अमोल कांबळे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। मुंबई के मानखुर्द से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मुंबई के मानखुर्द की घटना है, जहां ये घटना मानखुर्द की है, जिसमें लोगों को रिश्तों से ही भरोसा उठ जाए। घटना ऐसा है जिससे आपको रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। दुनिया भर में पिता को बच्चों के लिए
छत माना जाता है। वहीं मुंबई में एक पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों को आइसक्रीम में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर मारने की कोशिश की, जिसके बाद 5 साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई, जबकि 2 बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बाद शख्स ने ऐसा कदम उठाया। आरोपी पिता घटना के बाद से फरार है। में उन्होंने गुस्से से उनको बच्चों को वो चूहा मारने का दवा उसने खुद दिया था और उसके वजह से कल बच्चे की मौत हो गई। इसलिए हमने कल उनके खिलाफ 302, 307 और 328 के तहत हमने गुना दाखिल किया है। अभी का हम ढूंढ रहे हैं आरोपी। पालघर जिले में कुपोषण की बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कुपोषण से होने वाली मौत के मामले में इस साल काफी कमी आई है। दरअसल बीते साल में कुपोषण से 296 बच्चों की मौत हुई थी, जबकि इस साल कुपोषण से होने वाले मृत्यु के आंकड़ों में कमी आई है। डेथ थे और इस साल 40 हो गए हैं, तो इससे अंदाज़ा आता है कि वो कम हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी यंत्रणा हमारी जो अभी कोविड में होते हुए भी हर बच्चे की तपासनी जो है हेल्थ चेकअप है वो भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आरबीएस के मार्फत वो चल रही है और हमारी आंगनवाड़ी सेविका और जो कार्य करती है वो भी हर घर के बच्चों को तपासनी करती है। और गवर्नमेंट की जो सुविधाएँ हैं, अन्नदान हो, टेक होम रेशन हो या एग्स हो के लिए बनाना हो, वो उनको मिलती है नहीं मिलती है वो वेरीफाई भी करती है और उसको काउंसलिंग। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पवाई पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो महिला बनकर खुद को यूनाइटेड किंगडम का बताकर फ्रॉड करते थे और उन्होंने फेसबुक पर दोस्ती कर एक बुजुर्ग से 20 लाख की ठगी की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर नंबर और लोकेशन के आधार पर 3 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इनके अकाउंट में 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने और भी मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया। फिलहाल गिरोह में और कितने लोग हैं और कितने लोगों को ठगा गया है, इसकी जांच हो रही है। बुल्ढाना शहर के दिव्यांग आवासीय विद्यालय कोविड सेंटर में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने हंगामा किया है और महिला कर्मचारियों से बदतमीजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये पुलिसकर्मी कोरोना पीड़ित एक आरोपी को इलाज के लिए अपने साथ कोविड सेंटर में लेकर गया था, लेकिन पुलिसकर्मी शराब में के नशे में धुत था। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर है कि कानून की भूमिका निभाने वाले इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। कोल्हापुर जिले के इच्चल करंजी शहर में नगरपालिका सभा में कल सत्ताधारी और विरोधी नगर सेवक कई मुद्दों को लेकर आपस में भिड़ गए। इसी बीच शिवसेना ने भरी सभा में घुसकर शहर में बढ़ रही डेंगू की बीमारी को लेकर आंदोलन किया है। इस पर बीजेपी के पूर्व विधायक पर शहर में किए गए 107 कोटी रुपए के विकास कामों में घोटाला करने का आरोप नगर सेवकों ने किया। 72 मुद्दों पर बड़ी देर तक नगर सेवक को लेकर बीच में झगड़ा चलता रहा। अगली खबर वर्धा जिले से है, जहां पर तमाम सरपंचों की बैठक हुई है, जिसमें जिले के 522 ग्राम पंचायत के सरपंच शामिल हुए। इस बैठक में सरपंचों ने बिजली विभाग से टैक्स वसूलने का फैसला किया।
दरअसल देश भर की ग्राम पंचायतों की हालत कोरोना महामारी के कारण खस्ता हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से आने वाली निधि महामारी को रोकने के लिए खर्च की जा रही है, जिससे गांव का विकास करना मुश्किल हो गया। लेकिन बिजली विभाग की ओर से बिल भुगतान नहीं करने के कारण कई ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइट की बिजली काट दी गई है। ऐसे में सरपंचों ने बिजली विभाग से टैक्स वसूलने का फैसला किया है। अब स्ट्रीट लाइट का बिल भरती थी और अचानक से क्या बोलते राज्य शासन का जो ये पैसे देते नहीं और केंद्र शासन का जो पैसा आता है उससे भी नए नए आदेश हमारे लिए निकालते हैं। इसलिए हमने सबने ये पवित्र लिया है कि हम ये बिल हरगिज नहीं भरेंगे। अगर ये बिल भरने के लिए हमारे से दबाव डालेंगे तो हम 1960 से जो MSCB के पोल है, जो हाई टेंशन DP वगैरह है, तो उनपे भी हम टैक्स लगा सकते हैं। पहले हमारे को टैक्स का पैसा वो पहले हमें वसूल करके दे, फिर हम बिल भरने के बारे में सोचेंगे। यही हम हमारे सब सरपंच। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ मर्चेंट को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दूसरे आरोपी अब्दुल रशीद को दोषी ठहराया है, जिससे पहले सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने अब्दुल रशीद को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। अब्दुल रशीद को दोषी ठहराए जाने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज करते हुए रमेश तौरानी को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया है। द कपिल शर्मा शो की दोबारा वापसी के बीच खबर आ रही है कि अर्चना पूरन सिंह ने शो को छोड़ दिया है। हालांकि इस बात को अर्चना पूरन सिंह से पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अफवाह है, मुझे शो में कलाकारों का ह्यूमर पसंद है और मैं स्टेज पर उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती हूँ। यह अच्छा मनोरंजन है और अच्छी बात यह है कि कपिल ने मुझे शो का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। मैं आगामी सीजन में आने का इंतजार कर रही हूँ। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में कपिल शर्मा का शो बंद हो गया था। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने लोनावला में 5.25 करोड़ रुपए की कीमत वाला अपना विला बेच दिया है। उनकी इस प्रॉपर्टी को मुंबई की सुषमा अशोक सर्राफ नाम की महिला ने खरीदा है। रोहित का यह विला 6,329 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 1 जून 2021 को हुई। रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक रोहित शर्मा ने करीब 26 लाख की स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया था। पुणे के वानवाड़ी इलाके में एक डॉक्टर दंपत्ति ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपत्ति ने पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या की है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सोलापुर में विधायक गोपीचंद पडळकर समेत 29 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद विधायक गोपीचंद के समर्थक सड़क पर उतरकर विधायक की गाड़ी पर पथराव करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है।